गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे, जिसका टॉपिक है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें। खाद्यान्न फसलें बेटा जो फूड क्रॉप्स होती हैं हमारी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके अलावा भी अलग कुछ फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो वर्कशीट थी हमारी उसमें हमने कृषि के बारे में ही पढ़ा था कि अलग अलग टाइप की कृषि कौन सी होती हैं और अलग अलग विभिन्न फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। इस वर्कशीट में हम जो है प्रमुख फसलों के बारे में जलवायु उनके लिए पढ़ेंगे कि कैसी जलवायु की ज़रूरत होती है, उसके बाद वितरण के कहाँ कहाँ पर वो उगाई जाती हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो पहली हमारी है फसल चावल। इसके लिए हमें उपमृदा चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। चावल की खेती के लिए हमें उपमृदा चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा चाहिए और तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो टेम्परेचर हमें 25 डिग्री चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तभी चावल की खेती अच्छी होगी। अब चावल जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तथा तटीय क्षेत्र तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी विशेषताएँ हैं कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड है ये, और विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है और दूसरे नंबर पे भारत है जिसमें चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बेटा गेहूँ। दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त, और गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश जो है वर्षा उसकी ज़रूरत है 50 से 75 सेंटीमीटर की। गेहूं की खेती उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन की काली मिट्टी का क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में की जाती है। विशेषता है बेटा इसकी, भारत की दूसरी प्रमुख फसल है ये। पहली है हमारी चावल और भारत की दूसरी प्रमुख फसल है, और चावल की तरह ही भारत गेहूं का भी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है बेटा हमारी फसल मक्का। मक्का के लिए हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक ज़्यादा मक्के के लिए क्या चाहिए? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और यह कम वर्षा और कम आर्द्रता में उगाई जाती है। कम वर्षा और कम आर्द्रता चाहिए इस फसल को। यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। विशेषता है बेटा इसकी, मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख है। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है और ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है बेटा हमारा चना। चना शुष्क एवं ठंडी जलवायु की ज़रूरत। चने की खेती के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु चाहिए और बारिश जो है वो मध्यम मीडियम वर्षा चाहिए 60 से 90 सेंटीमीटर की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में उगाया जाता है चना ज़्यादा। विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और चने के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में विश्व में नंबर 1 है। उसके बाद है बेटा मूंगफली। मूंगफली के लिए शुष्क जलवायु, दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी अधिक उपयुक्त है। इस मूंगफली की खेती के लिए हमें ये मिट्टी चाहिए। यह गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाई जाती है। इसकी विशेषता है कि कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। तिलहन उत्पादन बेटा जिन फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गई। तो विशेषता है कि जिन फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं उनका आधा 50% तो हमें मूंगफली से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा गन्ना। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल। तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश की ज़रूरत है इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। यह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये भारत की प्रमुख नकदी फसल है। अब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गन्ना और दूसरे नंबर पे है भारत देश जिसमें सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है और ये भारत की प्रमुख नकदी फसल है। नकदी फसल बेटा जो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, बेचने के उद्देश्य से की जाती है, उसका यूज़ अपने लिए ज़्यादा नहीं किया जाता है।
तो ऐसी फसलें जैसे गन्ना हो गई, चाय, कॉफ़ी, इस तरीके से ये फसलें नकदी फसल कहलाती हैं। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? कि अनाज और सब्जी जो हम उगाते हैं उसका महंगाई से, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं बेटा? जैसे अनाज और सब्जी की अगर हम बात करें, अगर उत्पादन बहुत ज़्यादा है लेकिन देश में उसकी मांग बहुत कम है, तो अब जो सब्जी और अनाज है हमारा, उसका ख़राब होने का भी, कुछ ऐसी फसलें भी होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें टमाटर का, या कोई भी सब्ज़ी ऐसी जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो अगर उसका उत्पादन ज़्यादा हो गई और मांग कम है, तो किसान क्या करेगा? बेचने वाला जो क्या करेगा, उसकी कीमत को कम कर देगा ताकि लोग उसको जल्दी से ख़रीद लें। अगर महंगाई रखेगा, उसके प्राइस बहुत महंगा रखेगा, तो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं खरीदेगा, उसकी फ़सल को, और उसकी फ़सल ख़राब हो जाएगी। तो नुकसान होने से अच्छा वो क्या सोचेगा, थोड़ी कम कीमत में मैं अपनी फ़सल को बेच दूँ, उत्पादन जो, इससे महंगाई बढ़ेगी। और इसके विपरीत अगर उत्पादन जो है वो बहुत कम है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है, अब मांग ज़्यादा होने से जो उत्पादन करता है वो क्या करेगा कि वस्तु तो मेरे पास है, जो अनाज है, और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस उस चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे और लोग उसको महंगी कीमत पे भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर मान लो जैसे फसल कभी ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाने से तो उस फसल की मात्रा जो है, उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी और मार्केट में जो सामान है वो कम होगा, उससे भी उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। एक होता है अगर किसी देश में, एक पॉइंट ये भी है कि अगर किसी देश में अनाज और सब्जी का उत्पादन जो है कम किया जाता है और देश को बाहर से उस वस्तु का आयात करना पड़ता है, मतलब बाहर से मंगवानी पड़ती है दूसरे देशों से, तो भी उस वस्तु की, उस अनाज की, उस सब्जी की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, कि उस पर टैक्सेस लग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इन सब चीज़ों को भी ऐड करके उसमें सब्जी जो है वो महंगी हो जाएंगी। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी डिटेल्स। लिखने के लिए कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यदि किसी फसल का उत्पादन उसकी मांग से कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, यदि फसल का उत्पादन उसकी मांग से अधिक है तो कीमत कम होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया है कि कीमत क्यों कम ज़्यादा होगी, मांग पे कैसे डिपेंड करता है। अगर मांग ज़्यादा है और हमारे पास उत्पादन कम है तो हम क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। इसी तरीके से वस्तु और अनाज के ख़राब होने की संभावना से वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है, और यदि मांग ज़्यादा है तो वो अनाज वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं है उतनी, और उत्पादनकर्ता उस वस्तु की ज़्यादा मांग के चलते महंगी कीमत रख सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी देश में अनाज सब्जी का उत्पादन कम है और देश उस सब्जी अनाज का आयात करे तो भी उसकी कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि दूसरे देश से मंगाने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि टैक्सेस लग के और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो लग के इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो ये डिपेंड करता है बच्चों आप पर कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ। इसका आंसर हो सकता है गेहूँ, चावल, तो यही ज़्यादा खाए जाने वाले अनाज है, तो आप इसके आंसर में ये दो चीज़ें लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, किन्हीं दो नकदी फसलों के नाम लिखें। नकदी फसल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। तो कोई दो नकदी फसल हमारा, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना, कॉफ़ी, चाय, इनमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए। अब प्रमुख तिलहनी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तो उसमें हमारी आ जाएंगी सरसों, तिल, और सबसे प्रमुख है हमारी मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब इसके आंसर में आ जाएंगी।
तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है या वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों।